हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपकी तैयारी अंतिम चरण पे होगी, रिवीजन सेट लगाते होंगे और इस तरह के वीडियो आप देखते होंगे। इस तरह के वीडियो से भी रिवीजन होता है, प्रैक्टिसेस होते हैं, इसलिए आप ज़्यादातर इसी तरह के वीडियो को देखें, प्रैक्टिस को लगाएं और एकदम निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें। और तैयारी आपकी तो होगी ही, क्वेश्चंस यहाँ से ही लड़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एक नोटिफिकेशन आपको पहुँचेंगे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और तैयारी के क्रम में सिर्फ यही ध्यान देना है कि हमें क्वालिफाई करना है, दूसरा कोई चीज़ अगर मगर की स्थिति नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पे हम लोग आज का चलते हैं। 50 प्रश्नों का ये जो सेट है, जीएस का फुल्ली सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जब जंग लगती है किस कारण से लगते हैं ये देखना है। देखिए पहला कारण देखिए, फेरिक ऑक्साइड से, तो ये तो सही हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड से लगेगा ही। उसके बाद कहता है बी, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। देखिए ये भी आपके सही हैं, इस कारण से भी लोहे पर जंग लगता है। तीसरा कहता है क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से। चलिए ये भी आपका सही है। तो लोहे पर जंग लगने का ये तीनों कारण है, आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। उपयुक्त सभी के कारण इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखें, स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। जब भी आए तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, 50 प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे, फुल्ली डिस्कशन मिलेगा आपको, समझेंगे, रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझ लेना है, ताकि क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछे तो आप उसे बना सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। ठीक है, ताकि आपको वहाँ अगर क्वेश्चन उस तरह से, जिस तरह से हम यहाँ पे बता रहे हैं उस तरह से वहाँ ना पूछ के कुछ क्वेश्चन उलट पुलट करके दे दे, तो भी इसके लिए आपको तैयार रहना है। देखिए जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले बात देख लीजिए, जब वायुमंडल में हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहला नंबर जो तापमान होता है वो बढ़ते जाता है, और वायुमंडलीय दबाव नीचे है तो कम है, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव कमता जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वायुमंडलीय दबाव जब कमेगा और ताप क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान से देख लें, ताप कम होता है दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है दाब कम। देखिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ताप बढ़ता है जबकि दाब क्या हो जाता है, कम जाता है। दाब क्या हो जाता है, कम जाता है। आप लोग देखेंगे बहुत सारे आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस में ही मिलेंगे, वायुमंडल में उड़ते समय या वायुमंडल में जब आप लोग जाते हैं, कह सकते हैं कि जब हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं तो स्याही अपने आप निकलने लगती है, या स्याही वाली जो पेन होती है उसको ले जाने से मनाही रहती है। क्या कारण है, वायुदाब वहाँ कम जाता है। ठीक है, और ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, ध्यान ये देना है। आगे देखना है नंबर तीसरा, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण से। तो ये आसान है, किसी भी कारण जब अपने आप रुक जाती है, कोई भी वस्तु अपने आप रुक रही है तो इसका एक ही मुख्य कारण होता है, ये होता है घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दूसरे कारण से लगता है जो कि हर एक वस्तु पे लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हर एक वस्तु पे लगता है, लेकिन अगर गति को कम कर दे या गति को रोक दे तो वो घर्षण बल होता है। घर्षण बल के कारण ही ऐसा संभव होता है। तो चौथा नंबर आगे सवाल देखेंगे, किस अम्ल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है। यहाँ निर्जली कारक के कहने का मतलब है कि इससे जल का निष्कासन, ठीक है, जल का निष्कासन, निर्जलीकरण करने का मतलब है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो इसमें से आप जो देख रहे हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल का काम है निर्जली कारक के रूप में। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। छठा देखेंगे, विलेय को विलयन से पृथक करना है। ध्यान देना है, विलेय है और विलयन को उससे क्या कर लेना है, अलग कर देना है। तो निस्पंदन, निस्पंदन तो होगा नहीं, क्योंकि निस्पंदन जो होता है वो द्रवों से ठोस को अलग करने की विधि है, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। बाष्पीकरण देखें, बाष्पीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। बाष्पीकरण ही एक ऐसा विधि है जिसके कारण विलेय को विलयन से अलग कर सकते हैं। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन, सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है किसके कारण? सिरका आप पढ़े होंगे, बार बार ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और आते हैं, इसलिए इस पे ध्यान देने हैं। तो सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ऑप्शंस देखें, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब ये सोचिएगा कि ये सारा क्वेश्चन तो हमको पढ़ा हुआ है, रट लिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। देखिए दोस्त, वही क्वेश्चंस आपको गलत वहाँ पे होंगे जिस पे आपको हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब चीज़ है। इसलिए हर एक क्वेश्चंस को आपको देखने हैं, इतने बार देखने हैं कि चेहरा जो है जाना पहचाना लगने लगे और दूर से ही आप उसे देख के पता लगा लें कि ये कौन है। ठीक है, तो आपको देखना तो होगा ही, सिर्फ पढ़ लेने से फिर वो छोड़ देने से ऐसे नहीं होता है। आप प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस क्यों किया जाता है, सेट क्यों बनाया जाता है कि जो आप क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं उसी को यहाँ पे देखने हैं और क्या गलतियाँ कर रहे हैं ये हम देखेंगे। जैसे मान के चलिए 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन से जब हम यहाँ पे पॉज करके आप रोक के देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कितनी क्षमता है आपके पास, कैपेसिटी कितना है, 50 में आप कितना ला सकते हैं। अगर 40 भी लाते हैं, 35 भी लाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में आप हैं, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपको देखने होते हैं कि आप 5 क्वेश्चंस जो गलती किए हैं वो कहाँ से किए हैं। हम PDF टेलीग्राम पे डालते हैं, आप वहाँ से जाके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि PDF बनाने के बाद, क्योंकि उसमें आंसर होता नहीं है, तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए आगे नंबर सवाल देखेंगे। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे ये क्राइटेरिया रख दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ अगर कोई तत्व अधिक यौगिक बनाता है तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही पूछता कि कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, तो ऐसी स्थिति में ये कार्बन हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं तो ये कार्बन हो जाएंगे, या बनते हैं तो कार्बन हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया है तो वैसी स्थिति में ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चंस को इस तरह से समझने हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन अगर यहाँ पूछ दे सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं तो ये कार्बन हो जाएगा। अगर यहाँ पूछ रहा है हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? डाल्टन, ये तो परमाणु की खोज की थी, फर्मी नहीं होगा। रदरफोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। रदरफोर्ड ने अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी, तो इसका सही जवाब रदरफोर्ड हो जाएगा। मैडम क्यूरी आप जानते होंगे, रेडियो एक्टिविटी की ये खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन की खोज प्रिस्टले, वॉयल, चार्ल्स कैवेंडिश। आपका सही जवाब हो जाएगा कैवेंडिश। कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी, जबकि प्रिस्टले जो है ये ऑक्सीजन की खोजकर्ताओं में से एक है। ऑक्सीजन की खोजकर्ताओं में से प्रिस्टले एक है, तो प्रिस्टले इसका सही जवाब, हाइड्रोजन का कैवेंडिश और प्रिस्टले ऑक्सीजन का। अब आगे देखेंगे, निम्नलिखित तो कौन विद्युत का सुचालक है? ध्यान से देखें। अक्रिय गैस है तो ये तो होगा नहीं। वायु है, ये भी गैसों का मिश्रण है, ये भी नहीं होगा। प्लाज्मा है, ये द्रव अवस्था में होता है। लिक्विड होता है, ठीक है, ये क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव होता है। यही कारण है कि ये क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। तो एक एक चीज़ों को आपको समझना। जल का वाष्प, ये भी एक तरह का क्या है? गैस है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो गैस तो विद्युत का सुचालक होता नहीं है, लेकिन प्लाज्मा यानी कि जो द्रव है, लिक्विड है, ये क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक है। तो बहुत आसान सवाल लग रहा है, बहुत अच्छा सवाल लग रहा है, इतना छोटा सवाल है, लेकिन देखिए कितना ये गूढ़ है कि अक्रिय गैस, वायु, प्लाज्मा और जल वाष्प दे दिया है, तो आपको पकड़ने के विद्युत का सुचालक कौन है? तो प्लाज्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। आप एक एक चीज़ों को समझ जाएंगे तो बना लेंगे, बहुत आसान है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, या फिर अपभ्रंश से? तो हिंदी का जन्म ये अपभ्रंश से हुआ है। क्या हुआ है? हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगर पूछ लिया जाए हिंदी जो है वो भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है हिंदी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी। हिंदी के बाद दूसरी कौन सी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा है।
तो दोनों को याद रखना है। हिंदी जो है वो सर्वाधिक बोली जाती है, सर्वाधिक बोली जाने वाली। द्वितीय सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? ये हो जाएगा बांग्ला। ठीक है, इसे भी आपको याद रखने हैं, बांग्ला। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा सर्वाधिक भारत में बोली जाती है। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा ये नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय की जो भाषा है वो इंग्लिश से, याद रखना है। पत्राचार की भाषा ये भी नहीं हो जाएगा। और अगर पूछा हिंदी के विकास के लिए ये जो निर्देश है ये अनुच्छेद 351 में वर्णित है, हिंदी के लिए सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को नहीं रखा गया है, याद रखना है। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी कि कह सकते हैं इसे कृत्रिम झील है। ठीक है, जवाहर सागर, एक है गांधी सागर, ये दोनों कहाँ है? चंबल नदी पर है। कहाँ है? चंबल नदी पर, इसे याद रखने हैं। चंबल नदी पर बना हुआ है जवाहर सागर, गांधी सागर, दोनों झील है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित या कृत्रिम झील जो है ये है गांधी सागर झील। गांधी सागर झील सबसे बड़ा झील है, एशिया की है। गोविंद सागर की बात कर लें तो ये सतलज नदी पर है, यह भी एक झील ही है। राणा प्रताप सागर ये भी एक झील है जो कि ब्यास नदी पर है। ठीक है, ब्यास नदी पर है। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं मध्य प्रदेश की कौन सा ऐसी झील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील है। ये गांधी सागर हो जाएगा, जवाहर सागर भी चंबल नदी पर है, और गोविंद सागर सतलज पर है, राणा प्रताप सागर ये ब्यास नदी पर है। अब आगे देखेंगे, भारत इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? निर्वाचित पद बोला जा रहा है। निर्वाचित कहने का मतलब है चुना हुआ, निर्वाचित कहने का मतलब है मत के द्वारा चुना हुआ। ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ये कौन नियुक्त करते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी नियुक्ति होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, निर्वाचित पद नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। ये निर्वाचित होते हैं, मतों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और इनके मत में जो भाग लेते हैं, ये जो मत होता है, इनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इसमें जो भाग लेते हैं ये दोनों सभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य कह सकते हैं। लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो होता है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी। तो ये भी आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति, इसको भी आपको याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आगे देखेंगे, इन राज्यों में किस राज्य ने राज्य में शराब का सेवन पूरी तरह बंद कर दिया? हाल फिलहाल की बात है, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि शराब को प्रतिबंध कर दिया है पूरे अपना राज्य में, अपने स्टेट में? तो हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार में शराबबंदी है, कब से है आपको ये याद रखने हैं। तो ये 1 अप्रैल से है, 1 अप्रैल आपको याद रखने हैं 2016 ईस्वी से इसे क्या कर दिया गया है? इसे बैन कर दिया गया है। बिहार में इसे क्या कर दिया गया है? शराब को पूरी तरह से बैन किया गया है 2016 ईस्वी से। चलिए आगे देखेंगे, बिहार से तिहार एक पुस्तक है, इसका लेखक का नाम बताना है। फारूक आलम है, लालू प्रसाद यादव है, कन्हैया कुमार है, जयप्रकाश नारायण है। तो ये कहता है बिहार से तिहार, इसमें एक कहानी है। बिहार से एक छोटे से गांव से लेकर तिहाड़ जो कि दिल्ली में है, जेल है, वहाँ तक की यात्रा का वर्णन इसमें है, और यह कन्हैया कुमार के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कन्हैया कुमार एक उभरते हुए नेता है, कन्हैया कुमार, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकले हैं और ये तिहाड़ तक की यात्रा की है, यानी कि जेल में इसे रखा गया है। तो ये सारा वृतांत इसमें मिलेगा बिहार से तिहाड़ नामक पुस्तक में, और इसके लेखक हैं कन्हैया कुमार। तो अगला देखेंगे 17 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर जो बना है उसमें से कौन सी फाइल और फोल्डर को हटा दिया गया है? कौन सा फाइल और फोल्डर को हटा दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर में? ठीक है,
तो फायरवॉल तो है, डिवाइस प्रबंधक भी है, टास्क बार भी है, लेकिन रिसाइकिल बिन को क्या कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है रिसाइकिल बिन को। आगे देखेंगे इन जानवरों में से कौन सी H1N1, या देखिए गलत है, H1N1 एक तरह का वायरस है। ये क्या है, वायरस है, विषाणु है, जिसके कारण क्या होता है, स्वाइन फ्लू होता है, जिसके कारण स्वाइन फ्लू होता है। एक रोग है स्वाइन फ्लू, जो कि वायरल डिजीजेज है, बहुत खतरनाक बीमारी होता है स्वाइन फ्लू। और इसका जो वाहक होता है ये सूअर होता है। सूअर जो होता है इसका वाहक होता है, स्वाइन फ्लू का वाहक सूअर होता है। और यह कौन सा विषाणु से होता है, H1N1 वायरस से होता है, इसलिए इसे याद रखना है। ये वायरस को याद रखना है और ये रोग को याद रखना है। स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है, तो H1N1 से होता है। H1N1 का वाहक कौन है, तो सूअर है। देखिए ये सारे इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदे होंगे। 19 भारत में पहली पूरी तरह से जैविक राज्य जो पूरी तरह से अपने आप को घोषित किया, वो कौन सा राज्य है, तो वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, केरला नहीं, सिक्किम है। 2016-17 में यह अपने आप को फुल्ली रूप से जैविक राज्य घोषित किया। ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य है, तो इसे याद रखने सबसे पहला राज्य है सिक्किम। ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है, देखिए ये ग्रीनविच जो मीन टाइम है ये रखा गया है, इंग्लैंड से होकर गुजरता है, इंग्लैंड के नाम से ही रखा गया है। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम। आगे, निम्न में से कौन सा मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है, सबसे बड़ा घटक। देखिए हम बता चुके हैं क्वेश्चंस, ये अगर आप रोज वीडियो देखते हैं, रोज वीडियो अगर आप चैनल पे हैं तो आप इस चीज़ को देखे होंगे। हम बताए हैं मानव रक्त का जो 100% होता है, 100% मानव रक्त का, इसमें क्या होता है 55 से 60%, 55 से 60% जो होता है ये प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा इसे बोला जाता है। एक सॉलिड सोल्यूबल होता है जिसको सॉलिड कहते हैं, यानी कि ठोस रूप में होता है, वो कितना होता है 45 से 40%, सॉरी 40 से 45 कर सकते हैं इसको, 40 से 45%। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चालीस प्रतिशत से 45% जो होता है ये होता है सॉलिड। और सॉलिड में कौन कौन चीज़ होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और डब्ल्यूबीसी जिसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो आपको ये आंसर टिक करने हैं। ठीक है, तो मानव रक्त का ये भाग 2 भागों में बटा होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक सॉलिड होता है। प्लाज्मा में 55 से 60% जो प्लाज्मा होता है ये पानी का रूप होता है, इसे पानी का रूप कहते हैं, जिसे लिक्विड के रूप में कहा जाता है, लिक्विड के रूप में होता है। और ये प्लाज्मा सर्वाधिक मात्रा में 55 से 60% तक होता है खून में। और 40 से 45% क्या होता है, सॉलिड रूप में होता है, जो कि आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, श्वेत रक्त कोशिका हो गया। तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखेंगे कालिदास के रघुवंश और कुमार संभव किस प्रकार के साहित्य हैं। देखिए कालिदास के द्वारा रचना की गई है ये रघुवंश की और कुमार संभव की। ये दोनों जो है ये कविता फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, ये कविता के रूप में है। ठीक है, रघुवंश और कुमार संभव। आगे देखेंगे पहला भारतीय स्पिनर कौन है जिसने ओडीआई यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट इसको बोला जाता है, ओडीआई वनडे क्रिकेट टीम, ठीक है, हैट्रिक ली है। वनडे इंटरनेशनल बोला जाता है, ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय मैच क्रिकेट में हैट्रिक ली है। तो भारत का अगर सबसे पहले बात की जाए तो बिशन सिंह बेदी हैं जो कि सबसे पहले इसमें हैट्रिक लिए हैं। और अभी तक 3 ही भारतीय हैं जो कि वनडे में हैट्रिक लिए हैं। एक बिशन सिंह बेदी हो गए, दूसरे कपिल देव हो गए हैं, कपिल देव, और तीसरे की बात कर लें तो ये कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव जो कि वनडे में हैट्रिक लिए हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति जो हो गया वो बिशन सिंह बेदी हो जाएगा, कपिल देव दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे कह सकते हैं कुलदीप यादव। तो इसको याद रखने हैं, 3 मात्र क्रिकेटर हैं जो हैट्रिक लिए हैं वनडे में। हैट्रिक मतलब 3 लगातार बॉल पे विकेट लेना। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में किस महानतम गैस के अस्तित्व का प्रमाण पहली बार देखा गया था।
तो सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में महानतम गैस कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। आप जानते हैं कि हीलियम और हाइड्रोजन से ही ये सूर्य का उत्पत्ति माना जा सकता है, या सूर्य का जो संगठन है, संगठक है, ये हीलियम और हाइड्रोजन ही है। 75% प्लस हीलियम होता है, 75% तो हाइड्रोजन होता है, प्लस हीलियम होता है लगभग 24% के आसपास। ठीक है, तो हीलियम सबसे महानतम गैसें हैं। आगे देखेंगे मारे गए गुलफाम। देखिए एक पुस्तक यहाँ है, मारे गए गुलफाम, एक है पंच लाइट, ध्यान से देखना है, और एक है लाल पान की बेगम। 3 पुस्तक यहाँ पे दिया हुआ है, लघु कथा है। इसका लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका लेखक अगर आप देखें तो ये फणीश्वर नाथ रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु। मारे गए गुलफाम, पंच लाइट और एक है लाल पान की बेगम, ये सारी कृतियाँ किनकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। देखिए पुस्तक और लेखक आप जरूर याद रखें, कांग्रेस के अधिवेशन को याद रखें, गवर्नर जनरल के किए गए कार्यों को रखें, उसके कार्यकाल को याद रखें, और उसके बाद जो खासकर मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सारे पढ़ने हैं, खास करके 1857 के बाद और आज़ादी से पहले की जितनी भी क्रांतियाँ हुई है या फिर आंदोलन हुए हैं उसको आपको देखने हैं। सबसे बड़ा क्रांति तो 1857 की क्रांति है। उसके बाद आपको देखने हैं खास करके 1885 के बाद, यानी कि जब कांग्रेस का उदय हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं। 1885 के बाद भी नहीं कर सकते हैं तो फिर 1900 के बाद 1905 जो मेनली रूप से बंगाल का विभाजन हुआ, और वहाँ से कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का जो एक नीति अपनाया गया 1809 ईस्वी 1909 ईस्वी में, जो आप लोग देखे होंगे 1909 ईस्वी में आया था मार्ली मिंटो सुधार, उसके द्वारा किया गया था। अंग्रेज़ का काम था, क्या किया था, हिंदू और मुस्लिमों को बांटने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। उसके बाद उसका अलग अलग अंदाज आते गया और यहाँ से आंदोलन हुआ, फिर गांधी एरा आया। उस चीज़ों को देखना है, गांधी जी के किए गए प्रयासों को देखना है, और भी ढेर सारे नेता हैं, गरम दल है, नरम दल है, ठीक है, तो सारे नेताओं को पढ़ना है। तो मेनली रूप से आपको 1885 से लेके 1947 को पूरे पढ़ लेने हैं, और ख़ास करके 1857 की क्रांति जरूर पढ़ें, क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा एराइज होंगे। चलिए आगे देखेंगे, राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन है? राज्यसभा, राज्यसभा एक ऐसा सभा है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और ना इसे समाप्त किया जा सकता है। उच्च सदन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अस्थाई सदन के रूप में भी इसे जाना जाता है, अस्थाई सदन के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? याद रखें 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। ये भी याद रखने हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होता है? हटाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों में इसका चुनाव होता है। 1/3, 1/3 जिसको कह सकते हैं, 1/3, तो इसको भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसमें यहाँ आप देखें कि पहली महिला पूछा जा रहा है तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएगा, जो कि 1952 ईस्वी में ये पहली महिला बनी थी, सदस्य बनी थी, मनोनीत हुई थी, जो राज्यसभा के लिए गई थी, और यह 62 तक के विराजमान रही थी। कहने का मतलब है राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएगी, जो कि 52 में बनी और 62 तक रही, ठीक है। राज्यसभा के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने योग्य चीज़ें हैं और उसे याद रखें, क्वेश्चंस वहाँ से एराइज होंगे। कौन से आकाशगंगा का नाम नहीं है? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, आकाशगंगा तो कहा ही जाता है, एंड्रोमेडा कहा जाता है, एलोद्रा नहीं कहा जाता है, ठीक है, टैडपोल लेकिन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब एलोद्रा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा नाम मौर्य और गुप्त वंश के राजाओं के नामों में समान है? अशोक ये मौर्य वंश में तो है लेकिन ये गुप्त वंश में नहीं है। स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश में है लेकिन मौर्य वंश में नहीं है। चंद्रगुप्त ये है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि स्थापना किया था मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना ये स्थापक कह सकते हैं, स्थापना किए थे, ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त। और दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों को याद रखने, ये दोनों कौन वंश के हैं? ये हैं गुप्त वंश के।
तो चंद्रगुप्त जो है कॉमन नाम है, जो दोनों में है, मौर्य वंश में भी है, गुप्त वंश में भी है। चंद्रगुप्त वन और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त वन जो है गुप्त संवत की स्थापना की थी, याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, रक्त समूहों के संबंध में सकारात्मक जिसको पॉजिटिव बोला जाता है और नकारात्मक जिसे निगेटिव बोला जाता है, किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का संकेत मिलता है। ब्लड में, ब्लड समूह में किसकी प्रेजेंट के कारण कौन सी उपस्थिति होती है जिसके कारण पॉजिटिव और निगेटिव बोला जाता है। तो आपका सही जवाब देखिए फर्स्ट में ही, इसे RH फैक्टर बोला जाता है। RH फैक्टर, ठीक है, RH फैक्टर इसे कहा जाता है, यानी कि RH निगेटिव या पॉजिटिव, RH निगेटिव या पॉजिटिव, इसे इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। तो RH फैक्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत और सिंगापुर के द्वारा संयुक्त रूप से किस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ये करंट के अभी क्वेश्चंस हैं और इसे GS में भी लाया जा सकता है। तो मालाबार नहीं होगा, वरुण नहीं होगा, स्लिंग्स नहीं होगा, सिम्बेक्स हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के द्वारा जो संयुक्त रूप से नौसैनिक का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ये कौन सा है, सिम्बेक्स नाम से होता है। अगला सवाल देखेंगे, आगे नंबर, निम्न में कौन सा हार्मोन लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लव हार्मोन, लव हार्मोन क्यों कहते हैं ये हम बताएंगे। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ये सारे नहीं होंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन है और ये ढेर सारी प्रक्रियाओं में भाग लेता है, जैसे कि कह सकते हैं ये उत्तेजना में भाग लेता है, इसलिए इसे लव हार्मोन कहा जाता है। उत्तेजना, उत्तेजना कहने का मतलब है कि यह हग करने के लिए प्रेरित करता है, हग करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद उत्तेजना जगाता है, उत्तेजना जगाता है, इसलिए इसे लव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है ऑक्सीटोसिन को। तो ऑक्सीटोसिन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का और भी ढेर सारे कार्य हैं, प्रोसेस हैं शरीर में। आगे देखेंगे, कर्क रेखा इन राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। सबसे पहले जान लें, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है, ध्यान से देखें। राजस्थान है, जोरा में देखें याद रहेगा, प्लस गुजरात है, ये दोनों से होकर गुजरती है। आगे आती है तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और एक है छत्तीसगढ़। देखिए जोरा में याद रखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कोई ट्रिक नहीं रखने हैं। जोरा में आपको याद रखने हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों एक जगह है। उसके बाद कौन है, झारखंड है, और एक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो 2 2 4 2 6, फिर एक है त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको जोरा में याद रखना, राजस्थान गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा मिजोरम एक जगह है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 8 राज्य में छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं, गुजरात होगा नहीं, पश्चिम बंगाल होगा नहीं, उड़ीसा इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 8 राज्यों में से उड़ीसा का नाम नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में सामान्य चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदान के योग्य नहीं है। अब देखिए मतदान होता है तो सभी कर्मी भाग लेते हैं, सभी पब्लिक भाग लेते हैं। कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, यहाँ पे ये शो करना है। भारतीय सेना अधिकारी, इसको भी व्यवस्था किया जाता है कि सभी सेना लोग भी वोटिंग कर सके। प्रधानमंत्री तो वोटिंग करते ही हैं। अनिवासी भारतीय, अनिवासी कहने का मतलब है जो विदेशों में रहते हैं, भारतीय ही हैं, तो वैसे व्यक्ति भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक कैदी के लिए वोटिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो सामान्य चुनाव में एक कैदी मतदान देने योग्य नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर ने, वर्तमान नहीं कह सकते हैं, पूर्व गवर्नर कह सकते हैं, पूर्व गवर्नर ने नहीं, देखिए ये गलत है, आई डू व्हाट्स आई डू,
आई डू व्हाट्स आई डू, ये पुस्तक क्या है, ठीक है। इसके लेखक बताना है तो ये रघुराम राजन है, जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, पूर्व गवर्नर है, वर्तमान नहीं है, पूर्व गवर्नर है। आई डू व्हाट्स आई डू, इसके लेखक हैं रघुराम राजन। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रत्यक्ष बताना है और अप्रत्यक्ष किससे संबंधित है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो होता है ये कर से संबंधित होता है, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों। आगे देखेंगे अगला 36, इनमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, एक एक करके आप देखें। निर्मला है मुंशी प्रेमचंद की रचित पुस्तक, बूढ़ी काकी इन्हीं की है, गोदान इन्हीं की है, लेकिन चंद्रकांता इनका नहीं है। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, ठीक है, इसे याद रखना है। चंद्रकांता के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। बाकी निर्मला, बूढ़ी काकी और गोदान जो है किनके द्वारा रचित है, ये रचित है प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे पुखराज है, माणिक्य है, गोमेद है, किसका प्रकार है, शहर नहीं है, साड़ी नहीं है, गांव नहीं है, ये रत्न है, एक प्रकार का ये क्या है, रत्न है, पुखराज, माणिक्य। इनमें से क्या एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होता है, इवनिंग ग्लोरी, टेनिस एल्बो, आफ्टरनून डिलाइट, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए ये तीनों नाम बकवास है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसे रतौंधी के नाम से जानते हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस को ही बोला जाता है, तो इसको याद रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं, तो कौन है यहाँ पे देख लें, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मार्कंडे काटजू, एन संतोष हेगड़े, दलबीर भंडारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी न्यायाधीश रह चुके हैं 2017 ईस्वी में। कब, 2017 ईस्वी में, तो इसे याद रखने हैं। 2017 ईस्वी में दलबीर भंडारी उच्चतम न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ है, हेग है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ये क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया, ध्यान से देखें। भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो चार ऑप्शंस में से आपके जो तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश चतुर्थी, जो कि मुंबई में सर्वाधिक लोकप्रिय बना। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, देखिए ब्रज भाषा, अवधी, डोगरी, भोजपुरी में से ब्रज भाषा नहीं है, अवधी नहीं है और भोजपुरी भी नहीं है। डोगरी भाषा को 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन, 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था भारतीय राजभाषा में 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, जिसमें से डोगरी भी एक प्रमुख है। प्यारे देखिए, बच्चे के मानसिक विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है, विटामिन सी है, आयोडीन है, विटामिन डी है, फास्फोरस है। तो सबसे उपयुक्त तो जो है ये है आयोडीन, जिसे सलाह दिया जाता है लेने के लिए, आयोडीन की गोली होता है। हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का विषय क्या था, देखिए ध्यान से पढ़ें। हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट ये संबंधित है पाक युद्ध, चीनी युद्ध से हो जाएगा, जो कि 1962 में हुआ था। भारत चीनी युद्ध 1962 में हैंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का विषय है, ठीक है। तो इसका सही जवाब भारत चीनी युद्ध हो गया। एक इसमें सीक्रेट फाइल्स बनाए गए हैं, सीक्रेट गोपनीय बातें इसमें लिखी गई है, ये एक तरह का रिपोर्ट है। किस फसल में सर्वाधिक असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, अरंडी, अलसी, नारियल, नाइजर। तो ये अरंडी हो जाएगा, इसमें असंतृप्त वसा अम्ल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारतीय मृदा में सर्वाधिक किस सूक्ष्म तत्व की कमी किसमें पाई जाती है, ठीक है, सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, जिंक, यही सही जवाब हो जाएगा। जस्ता की कमी होती है, क्या होती है, जस्ता की कमी होती है। तो 45 का सही जवाब। अगर भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़, ये भी याद रखने हैं। सर्वाधिक की मात्रा की अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है, ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर, इसे भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखें,
ब्यूफोर्ड स्केल से क्या मापते हैं? भूकंप तो मापा नहीं जाएगा, तापमान नहीं, सुनामी नहीं। विंड प्रेशर, विंड कहते हैं हवा के प्रेशर को, स्ट्रेंथ को यह मापता है ब्यूफोर्ड स्केल। आगे देखेंगे, दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? सारे चीज़ तो होते हैं लेकिन एक चीज़ जो होता है फेरस नहीं होता है, तो इसे ध्यान में रखने हैं। 48 देखेंगे, 48 कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण गति पूछा जा रहा है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने की गति सर्वाधिक किसका है? तो ये तो बहुत आसान है, ये बृहस्पति का सर्वाधिक है। परिभ्रमण गति की बात हो रही है तो बृहस्पति हो जाएगा, और परिक्रमण की बात की जाए सूर्य की तो ये बुध हो जाएगा। सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है। एयर इंडिया का मुख्यालय पूछ रहा है, एकदम आंख बंद करके मारिए, दिल्ली। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आगे आज का अंतिम सवाल है, पिंपरी संबंधित है। पिंपरी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है, और ये इस्पात उद्योग, पेंसिलिन उद्योग, कागज उद्योग और खाद्य उद्योग, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। किससे संबंधित है ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्य उद्योग से ये संबंधित है, पिंपरी से। तो दोस्तों वीडियो आज का कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी वीडियो हम आपके लिए ला सकें मनोबल के साथ। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पूरा वीडियो देख चुके हैं तो सब्सक्राइब ही कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी बने तो आपको पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, ताकि और भी कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो हम उसे सॉल्व कर सकें, सुधार सकें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।